$153 बिलियन। वर्ल्ड में सिर्फ 50 कंट्रीज ऐसी है जिनकी जीडीपी इस अमाउंट से ज़्यादा है, एंड दूसरी तरफ 100 से ज़्यादा कंट्रीज ऐसी है जिनकी जीडीपी इस फिगर के 50% अमाउंट से भी कम है। और $153 बिलियन ये अमाउंट किसी कंट्री का जीडीपी नहीं है, ये इंडियन बिजनेसमैन गौतम अदानी की पर्सनल वेल्थ है। और ब्लूम्सबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से गौतम अदानी वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, और इस रेस में उन्होंने अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है। और इंडिया में रिलायंस एंड टीसीएस यही दो सिर्फ कंपनी है जिनकी मार्केट वैल्यू गौतम अदानी की पर्सनल वेल्थ से ज़्यादा है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के हिसाब से गौतम अदानी की नेटवर्क पिछले 2.5 साल में 13 गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि जनवरी 2020 में इनकी वेल्थ थी सिर्फ $10 बिलियन, और सितंबर स्टार्ट होते होते इनकी नेटवर्थ हो गई है $153 बिलियन। अगर हम अदानी ग्रुप की इंडिया प्रेजेंस की बात करें तो अदानी ग्रुप की टोटल 7 लिस्टेड कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $260 बिलियन से भी ज़्यादा है, और ज़्यादातर कंपनीज अपनी इंडस्ट्री की मार्केट लीडर्स हैं। और गौतम अदानी की बात करें तो वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है और नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनकी जर्नी को हम टाइमलाइन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। 1988 में गौतम अदानी ने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, जो मेनली प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स, केमिकल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे, और धीरे धीरे ये बिजनेस ग्रो होने लगा, जिनको बाद में नाम दिया गया अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड। 1995 to 98 आते आते अदानी ग्रुप ने मुंद्रा पोर्ट के मैनेजरियल कंट्रोल को एक्वायर किया एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सेटअप किया गया, और कुछ ही टाइम में उनको ऑस्ट्रेलियन कंपनी P&O पोर्ट्स का एक डॉकिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर है, और यहीं से उनके बिजनेस को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला, और आज की डेट में अदानी के पास 13 पोर्ट्स है। और 1999 में अदानी विल्मर को स्टार्ट किया गया, जो एक जॉइंट वेंचर था सिंगापुर की FMCG कंपनी विल्मर के साथ, और आज के टाइम पे अदानी विल्मर इंडिया की सबसे बड़ी एडिबल ऑयल ब्रांड है। और अगर हम 2022 की बात करें तो अदानी विल्मर ने 54,000 करोड़ के रेवेन्यू के साथ HUL को पीछे छोड़ के इंडिया की बिगेस्ट FMCG कंपनी बन चुकी है। एंड 2009 में अदानी पावर को स्टार्ट किया गया, जो मेनली एनर्जी बिजनेस में थी, और अपनी एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 2010 में अदानी ने ऑस्ट्रेलिया में एक कोल माइन परचेज की, जिनसे इनकी कोल डिपेंडेंसी कम होगी। और अदानी पावर आज के टाइम पे इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। एंड 2017 आते आते अदानी ने सोलार पैनल बिजनेस में भी एंटर कर लिया, एंड आज वे इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर सेल एंड मॉड्यूल प्रोड्यूसर है। एंड 2018 में अदानी गैस एंड अदानी ग्रीन को डीमर्ज करके लिस्ट किया गया, एंड अपने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेम ईयर में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी परचेज कर लिया। 2019 में फ्रेंच एनर्जी कंपनी टोटल एनर्जी ने अदानी गैस में 37% का स्टेक परचेज किया, जिससे अदानी ग्रुप इंडिया का लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है। एंड 2020 में अदानी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑपरेशन बिडिंग के थ्रू जीते, और इंडिया में 6 एयरपोर्ट के मैनेजरियल ऑपरेशन कंट्रोल अपने हाथ में लिए। एंड इन सब के अलावा अदानी ग्रुप ने अंबुजा एंड SSC सीमेंट में भी एक बड़ा स्टेक परचेज किया है। एंड रिसेंट न्यूज़ के हिसाब से अदानी ग्रुप ने NDTV में भी 29% का स्टेक परचेज किया है, और कुछ लोग इस डील को कंट्रोवर्शियल मानते हैं, क्योंकि खुद NDTV को भी इस डील के खत्म होने से पहले इस डील की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इससे हमें इतना तो समझ में आता है कि इंडिया में अदानी ग्रुप की एक रैपिड ग्रोथ हो रही है। चलिए जानते हैं कि इस सक्सेस के पीछे रीजंस क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है डेट फंडिंग। मार्च 2022 में अदानी ग्रुप का कंसोलिडेटेड डेट 2.2 लाख करोड़ था, और ज़्यादातर इसमें से अमाउंट लोन्स एंड बॉन्ड के थ्रू एक्वायर किया गया था। अगर हम सिर्फ लोन्स की बात करें तो इसमें 40% लोन्स बैंक लोन्स है, जिसमें 8% ग्लोबल इंटरनेशनल बैंक के थ्रू, 11% प्राइवेट बैंक के थ्रू एंड 21% पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू एक्वायर किया गया था। कुछ एक्सपर्ट के हिसाब से अदानी ग्रुप की डेट फंडिंग स्ट्रेटेजी ही उनके फॉल का रीजन बन सकती है, क्योंकि अदानी ग्रुप के ज़्यादातर बिजनेसेस कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनिशियल लेवल पे बहुत हाई है, और स्टार्टिंग के ईयर्स पे प्रॉफिट भी नहीं होता। एक तरीके से वो लोन लेके इन बिजनेसेस को परचेज कर रहे हैं, तो फ्यूचर में उनको लोन रीपे भी करना है और प्रॉफिट नहीं है, तो इसकी वजह से उनको अपनी लोन्स को रीफाइनेंस करना पड़ सकता है, एंड फ्यूचर में यही लोन्स के रीपेमेंट के लिए दूसरी सब्सिडीज के ऊपर बर्डन आ सकता है।
और अदानी ग्रुप के ऊपर इतने लोन्स होने के बाद भी आज भी बैंक्स उनको नए लोन इशू कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर अदानी ग्रुप के बिजनेसेस में गवर्नमेंट या तो पार्टनर है या तो उनकी कस्टमर्स है, जैसे कि एनर्जी, एयरपोर्ट एंड डॉकिंग पोर्ट्स। अगर हम अदानी ग्रुप के दूसरे फंडिंग स्ट्रेटजीज की बात करें तो यहाँ पे अदानी ग्रुप अपनी एक कंपनी का यूज़ करके अपनी दूसरी कंपनी को फाइनेंस करते हैं। चलिए इसको एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अज्यूम करते हैं कि एक ग्रुप में 2 कंपनीज है एंड कंपनी ए के पास कोई एक्सपांशन अपॉर्चुनिटी है बट उनके पास फंड नहीं है। इस केस में कंपनी बी कंपनी ए के कुछ स्टॉक्स को परचेज करेंगी एंड इसके इक्विवेलेंट उनको फंड ट्रांसफर कर देगी। इसके 2 फायदे होंगे। पहली चीज़, स्टॉक्स की ओनरशिप विद इन द ग्रुप रहेगी और दूसरी चीज़, इनको इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। एंड फ्यूचर में जब भी कंपनी बी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तब यही स्टॉक्स को वो कंपनी ए को बेच के इसके इक्विवेलेंट वो फंड्स को एक्वायर कर सकते हैं। और अदानी ग्रुप सेम टैक्टिक अपने एक्सटर्नल डेट में भी यूज़ करती है। अगर उनकी एक कंपनी को लोन चाहिए बट उनको डायरेक्टली बैंक से लोन नहीं मिल सकता तो वो अपनी दूसरी कंपनी के थ्रू लोन एक्वायर करते हैं एंड ये कंपनी को वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसी तरह अदानी ग्रुप अपने ग्रोथ को फिनेंस कर रहा है एंड एक्सटर्नल डेट फिनेंस का एक चीपेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रुप को टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं। लेकिन हम अदानी ग्रुप के ओवरऑल फिनेंसेस के ऊपर नज़र डालें तो इनके प्रॉफिट्स के अगेंस्ट इनका डेट बहुत ज़्यादा है, जो फ्यूचर में इनकी लोन रीपे करने की कैपेबिलिटी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या अदानी ग्रुप यही ग्रोथ ट्रेंड फ्यूचर में भी कंटिन्यू कर पाएगा? तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन नेक्स्ट वन।